तो आ गए सारे फिर, या फिर खाना खाने हाँ। चले गए? जुड़ रहे हैं बच्चे। अच्छा। तो हाँ, पहले कुछ बात कर लेते हैं कि जो आपका देखिए ये इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, तो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जब आपका फर्स्ट सेशन था मेरा आप लोगों से, तो उसमें हमने ये कहा था कि ये सेक्शंस हैं, उसको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये सेक्शंस हैं और इस सेक्शंस में जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? जैसे बैंकिंग वाला हो गया, है ना? और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, और आपके जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हो गए। तो ये सारे सेक्शन जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने भी अभी संडे को पेपर दिया है यूपीएससी प्रीलिम्स, तो उसमें आप लोग देखना कि जो मैंने बताया है उसी प्रायोरिटाइज एरिया से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यूपीएससी में ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी एरिया हमको ज़्यादा ध्यान देना है, तो उसका तो आपको फिर एकदम डीप स्टडी करना पड़ेगा। और कुछ-कुछ एरिया जो है बस थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको ऊपर-ऊपर से देख लेना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन से एरिया जो है उस पे ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। तो अभी जैसे अभी 25 वाले यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर की बात करूँ मैं, तो जितने भी आरसीएज हैं, सिर्फ जामिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसी सेट पैटर्न्स में जो है वो लोग अपना पेपर बनाते हैं। और जो है मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं यहाँ नहीं कराऊँगा, ये आप लोग खुद से करो कि जो उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन्स आए हैं, आप लोग जो है उसको सही से एनालिसिस करो कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स वगैरह आ रहे हैं। बैंकिंग से जैसे आरटीजीएस का क्वेश्चन्स आए हैं, है ना? तो अब उसमें जैसे हम लोगों ने प्लान बनाया था, तो हमने ये बनाया था कि फर्स्ट और सेकंड डे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और फिर बजट वगैरह उसके नेक्स्ट डे देखेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे से तुम्हारे जो है अभी यूपीएससी 25 में 5 क्वेश्चन्स आए। टोटल इकोनॉमिक्स और तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये दोनों मिला के 20 क्वेश्चन्स आए हैं। थोड़ा-सा चेंजेज यूपीएससी ने इस बार ये किया कि उन्होंने जो हमारा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ये वाला सेक्शंस है, तो वहाँ नहीं गए हैं वो लोग। बाकी ये थोड़ा-सा चेंजेज हुआ है। बाकी तुम्हारे इकोनॉमिक सर्वे से 6 क्वेश्चन आए हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक से 5 क्वेश्चन्स आए हैं। तो बस मैं ऐसी-ऐसी बता रहा हूँ जब मैंने एक बार पेपर देखा था। और बाकी तुम्हारे बजट से इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। लगभग 5 क्वेश्चन जो है तुम्हारे बजट से। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट तुम्हारा लगभग जो है 11 क्वेश्चंस तो यही हो गए 20 में। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो है थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस आए। तो आपको एक बार वो देख लेना है यूपीएससी में जो-जो क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं, लेकिन वो सारे टॉपिक और अदर मतलब ईयरली में न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको जो है पीपीटी भी शेयर करी थी, तो दोबारा वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो है हम लोग स्टार्ट, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। और एक चीज़ देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास कर ली, फिर कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से करें, ठीक है? और एक कोशिश ये रहेगी हमारे तरफ से कि एक नोट्स लास्ट में जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो हम लोग दे देंगे आपको, वो एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, तो लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बैंकिंग और एग्रीकल्चर, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है हम लोग क्लास में जो है कर लें। तो आज जो है हम डिस्कशन शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का।
अब जो है इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, देखो इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे क्या है कि अगर पूरे मतलब साल 2 साल में कौन-सी चीज़ें, कौन-सी सेक्टर की क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या ट्रैजेक्टरी है, वो सारी चीज़ें पता लगती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे तुम्हारा बेसिकली देखो ये जो है मैं अपना हैंड रिटन दूँगा, है ना? हम लोग चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है। तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमिक सर्वे में बाद के जो चैप्टर हैं, तो उसका वो क्रक्स है। तो वो मैं हैंड रिटन दूँगा और एग्रीकल्चर और बैंकिंग का भी दूँगा, वो खुद से पढ़ लेना लोग, है ना? बस ये है कि यहाँ पे बैठ के नोट्स मत बनाना। जब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से सुनना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में देखो टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको रीजन और असेशन पे बहुत वर्क करना है। तो और एक चीज़ और कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में नहीं रखूँगा क्योंकि टाइम की कमी है। एक चीज़ बस ये कर सकता हूँ कि तनवीर सर जो हैं आप टेलीग्राम आईडी मेरा शेयर कर देंगे, तो जिसको भी जो क्वेश्चंस होगा तो मुझे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना। जब भी टाइम मिलेगा मैं देख के आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? तो और ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है अपना साउंड और ये माइक जो है म्यूट कर लें। तो अब इसमें एक चीज़ हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है, ठीक है? ग्लोबली और एज़ वेल एज़ इन इंडिया, ठीक है? और जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, है ना? तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या-क्या हो गए? जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है? और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तुम्हारा ट्रेड हो गया, ट्रेड टू जीडीपी। तो ये जितने भी तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उसका तुम्हें जो है एक स्टेटस इससे जो है पता लगता है। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जस्ट 1 मिनट। तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोग को? जी 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 बिल्कुल दिख रहा है, ठीक विजिबल। है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या है कि बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें सबसे पहले जो है हम 2 चीज़ की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और जो हमारे इमर्जिंग रिस्क हैं और ग्रोथ और इन्फ्लेशन से जो है क्या ग्लोबल सिनेरियो है। तो आज बेसिकली आप लोग ये देखोगे ना जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा फॉर्मूला होता है ऐसे होता है सी प्लस आई प्लस जी, है ना? और फिर होता है प्लस यहाँ ब्रैकेट में x माइनस एम, ठीक है? ये होता है। तो ये आपका x माइनस एम क्या है? ये बता रहा है कि आपका जो इकोनॉमी है, बाहर की इकोनॉमी से कितना कनेक्टेड, है ना? तो ये मान लो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो अगर समझ जाओ कि तुम्हारा 20 आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपके पास 100 रुपए है, उसमें से 20 रुपीज़ जो है आपका ट्रेड से आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली ये कनेक्शंस जो है, ये शो करता है कि कितना जो है आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है एक्सटर्नल इकोनॉमी से जो है लिंक्ड, ठीक है? तो अब इसमें आगे हम ये देखेंगे कि जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, तो ये वाला फैक्टर जो है बहुत काम करता है।
तो जिसका ये ज्यादा कनेक्शंस होगा उसका ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन से ज्यादा असर होगा, है ना? तो अभी अभी हम देखेंगे जैसे क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि अभी इंडिया का क्या है कि ये वाला पार्ट जो है बहुत कम है, ठीक है? और जर्मनी का ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। तो अभी जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ी है तो जर्मनी ज्यादा इफेक्टेड हुआ है, इंडिया कम हुआ है। तो ऐसे आपको जो है ये चीज जो है समझनी है, ठीक है? अब इसमें अब ये देखते हैं कि जो हमारा ग्रोथ रेट है ग्लोबली, तो वो ये दिखा रहा है कि हमारा लगभग 2023 के बाद जो है स्टेबल रहा है। तो 3.2 जैसे ये 24 वाला है, तो ये अभी रिवाइज एस्टिमेट है, कुछ दिन में एक्चुअल आ जाएगा। तो रिवाइज्ड और एक्चुअल में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, तो इसको हम लोग ओरिजिनल मान सकते हैं। और बाकी ये जो है 25 वाला आईएमएफ ने जो है फोरकास्ट किया है। तो लगभग ये हमारे क्या शो कर रहा है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लगभग स्टेबल है 3.2 3.3 पे, ठीक है? तो एक चीज इसमें ये दे रखी है। अब इसमें दो तीन चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा कि पहला तो एक चीज आप लोग ये देखो कि जो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है तो वो कितना कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब इसमें जैसे क्या है कि जब जब डोमेस्टिक इकोनॉमी का इंटरेक्शन ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा होता है तो ये चैनल जो है आपका x माइनस एम वाला जो मैंने बताया था वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है? तो वो x माइनस एम जो है उसमें आपका जो है जर्मनी में लगभग 70 से ऊपर था। इंडिया में आपका जो है वो 2030 के आसपास है, तो इसलिए जो है वो ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो बेसिकली एक तो आपका ये किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है, कि वार चल रहा है या कोई ग्लोबल इश्यूज हैं, तो उससे अपने इंडियन इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? एक चीज तो ये, और दूसरा ये कि हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो, एफडीआई इनफ्लो आउटफ्लो, इसको समझना है कि ये किधर को ले जा रही है, ठीक है? तो ये चीज जो है हमारा इसमें देखना है, ठीक है? तो वही मैंने बताया था कि ट्रेड डिवाइडेड बाय जीडीपी जो है ये हमारा ओपननेस बताता है कि हमारी इकोनॉमी जो है कितनी ओपन है, ठीक है? फिर हम उसको देखते हैं कि ये कैसे जो है हमारे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फिर करंट अकाउंट में जो तुम्हारे विजिबल इनविजिबल है, फिर रेमिटेंस है, तो उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो ये सब जानने के लिए जो है हमें ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब इसमें एक चीज आता है हेडविंड्स, ठीक है? तो वो मतलब इन्हीं दोनों से रिलेटेड है तुम्हारा हेडविंड्स कि जैसे देखा होगा कि एरोप्लेन चल रहा है तो आगे से हवा उसको कितना रोक रही है, तो ये ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं तुम्हारे हमारे इकोनॉमी को कितना स्लो डाउन कर रहे हैं, है ना? ये होता है हेडविंड्स। तो ये दोनों चीज है, ठीक है? तो पहला हम लोग देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है कि इमर्जिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। अब इमर्जिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज में क्या आ जाएगा कि एंटी ट्रेड सेंटिमेंट्स, ठीक है? एंटी ट्रेड सेंटिमेंट जैसे अभी ट्रम्प टेरिफिकेशंस वाला है कि सारी कंट्री जो है ज्यादा से ज्यादा जो है टेरिफिकेशंस की तरफ जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपना जो है टैरिफ लगा रहा है, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा ग्लोबल ट्रेड जो है डिक्रीज होगा, फाइनेंशियल मार्केट में जो है टर्मोइल आएगी। तो जैसे ट्रम्प का जो ये एक ये लोगो था अमेरिका फर्स्ट, कि हम सारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है हम अमेरिका में ही करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो इंडिया से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जाता था तो वो सफर कर जाएगा और उससे जो है इंडिया की
जो उससे सेक्टर से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो सफर कर जाएगी। तो ये सारा सिचुएशंस दिया है और फिर उसके बाद दिया है यूके रसिया कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये तुम्हारे सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज में आएगा कि तुम्हारा सप्लाई चेन डिसरप्शंस रहा, ठीक है। तो जब भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस रहता है तो एक तो तुम्हारे एनर्जी और दूसरा तुम्हारा जो है फूड, है ना, इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो लगभग ये जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुआ तो तुम्हारा स्विस कैनाल और रेड सी से जो है तुम्हारे ट्रेड वॉल्यूम्स में डिक्रीज आ गए, है ना, उसकी कॉस्ट 15 to 20% बढ़ गई। तो ये सारे एस्टिमेट जो है वो दिए हैं। ऐसी जो है तुम्हारा इजराइल हमास में जब भी मिडिल ईस्ट में कोई भी इश्यूज होता है तो रेड सी ब्लॉकेज हो जाता है। उस रेड सी ब्लॉकेज होने की वजह से वो पूरा शिप जो है वो अफ्रीका के लास्ट से केप ऑफ गुड होप से जो है वो घूम के जाती है, जिसके वजह से शिपिंग चार्जेस, फ्राइट चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें दिया है कि डिलीवरी टाइम लगभग 10 दिन से ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारा फ्राइट रेट जो रेट है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है। और एक तो ये हुआ तुम्हारा सिनेरियो और दूसरा तुम्हारा सिनेरियो है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन वाला, ठीक है। तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन वाला ये पॉलिसी स्टेंस वाला जो है अभी आगे और डिटेल में हम लोग देखेंगे। बट थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस होते हैं कि इंडिया को सपोज इतना इन्फ्लेशन रेट रखना है तो यूएस कितना रख रहा है, फिर जो है बाकी कंट्रीज कितना रख रहे हैं। तो एक पॉलिसी स्टेंस की जो है कोऑर्डिनेशंस की जो है थोड़ी बहुत कमी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें इंडिया के क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जैसे एडवांस एस्टिमेट हमने निकाला है कि 3.3% से 25 में ग्रो करेगा। तो अब इसमें हम आगे देखेंगे कि अब इसमें जो एडवांस इकोनॉमीज है वो तो बहुत अच्छे अच्छे से ग्रो कर रही हैं, लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और जो जैसे ये तुम्हारे यूरोप एरियाज वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो उसमें जो है थोड़ा सा टर्मोइल आया है, ठीक है। तो सम आर ग्रोइंग बेटर एंड सम आर नॉट, ठीक है। तो जो बढ़िया नहीं ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो है दिया हुआ है जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि उनके पुअर ग्रोथ का क्या रीजन है ना। तो आगे हम लोग ये देखेंगे क्या है। और बेसिकली इसमें जब हम लोगों ने एंटी ट्रेड सेंटिमेंट वाला बात किया था कि एक हमारे पास जो है ऑलरेडी पहले से ये डाटा है कि जब भी टैरिफ वॉर इंक्रीज होता है जैसे अभी यूएस चाइना में हो रहा है तो हमारा ग्लोबल ट्रेड जो है एकदम से जो है वो क्या होता है, डाउन चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इकोनॉमिक सर्वे में जो है दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो बात कर रहे थे हम लोग पॉलिसी स्टेंस पे, ठीक है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशंस पे। तो अब पॉलिसी कोऑर्डिनेशंस में अब देखो क्या है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है अभी कई सारे एग्जांपल और ग्राफ और डाटा भी प्रूफ के लिए है इसमें कि हमारा इन्फ्लेशन जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है, ठीक है। और तो इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट फिर भी जो है अपना इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट को रिड्यूस क्यों नहीं कर रही है ना। और एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन वाली बात कि अगर सपोज किसी कंट्री में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज है तो उसके वजह से इनकम इंक्रीज हो गया, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, कहीं का इंटरेस्ट रेट जो है आप सीधे लैंग्वेज में ये समझ लो कि कहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है किसी और कंट्री पे भी आ सकता है, वहां का भी इन्फ्लेशन और घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो
मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ वन कंट्री इंक्रीज इन्फ्लेशन इन अदर। ठीक है, सिंपल, ये आप समझ लो। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका क्या है कि ये सारा सिचुएशन अभी देख रहा है, ठीक है, कि हमें फेड रेट को जो है रिड्यूस करना है ना, और फिर हमको जो है अपना एक्सपेंड करना है इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारा जो है उसमें जो है दे रखा है। तो तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखते हैं ये वाला। तो बेसिकली इसमें क्या है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर कंट्रीज क्या होती हैं कि वो अपना इंटरनल ग्रोथ और डायनेमिक्स को देखती है और फिर उसको बैलेंस करना चाहती है कि हमें इतना ग्रोथ रखना है और इतना इन्फ्लेशन रखना है, उसके हिसाब से करेंगी। बाकी कंट्री में दूसरा सिचुएशन है तो वो इसके हिसाब से करेंगे। तो इस वजह से जो है वहां पे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इन्फ्लेशन को कैसे टेम कर रहा है ना, ग्रोथ को कैसे टैकल कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपकी दी हुई है। तो अभी ये देखोगे कि फेड रेट जैसे इंक्रीज होगा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट वहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए जो है अभी हमारा आरबीआई और इंडिया जो है बिल्कुल रेडी है कि जहां हम लोग वहां पे हुआ तो हम लोग उसको तुरंत जो है फॉलो सूट करेंगे। तो इसमें अब हम लोगों ने क्या देखा कि 2022 22 के बाद जो है वर्ल्ड इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है फास्ट मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी जो है ले आए कि जो है तुरंत उसको मैच करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा मिसमैच पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो गए, है ना। तो ये जो है थोड़ा बहुत सब में ये क्या हुआ, परकुलेट हो गया। अब जो ग्रोथ की बात कर रहे थे, ये तो हो गई इन्फ्लेशन की बात। अब आते हैं ग्रोथ पे। तो ये वाला अब ग्राफ देखो, अगर दिख रहा होगा तो, अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगा बाद में, कि वर्ल्ड का देखो लगभग स्टेबल है ना। 23, 24 और 25 का जो एक्सपेक्टेशन है, और एडवांस इकोनॉमीज की जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये आपका जो है ये देखो इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज का जो है ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक का बढ़ रहा है और एक का घट रहा है, तो ये आपका जो है ये मिक्स रेस्पॉन्स है, ये जो स्टेबिलिटी दिखा रहा है आपका। तो यूएस का क्या है कि 2.8% ग्रोथ रेट है, और यूरो में हमारा क्या हुआ है कि ग्रोथ रेट जो है 1% से कम हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है आपका जर्मनी। तो इसको मैंने सही से पॉइंट आउट कर लिया है कि आखिर जर्मनी में क्या रीजन रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन हमारा जर्मनी में ये रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वहां पे सबसे ज्यादा वीकेंड हुए। उसका 3 रीजन है कि लेबर शॉर्टेज, वीक डिमांड। वीक डिमांड किस वजह से, वीक डिमांड की वजह से आपका क्या हुआ है कि ट्रेड जो है आपका डाउन गया है। तो ये जैसे जर्मनी है और भी यूरो वाले हैं, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर है या जो भी इन्वेस्टमेंट लेड मैन्युफैक्चरिंग है उस पे ये ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है सेल जो है कम हुआ है। तो इससे जो है जर्मनी जो है ये ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो एक तो स्लोइंग चाइना, फिर रेड सी क्राइसिस, फिर जो है आपका हायर इंटरेस्ट रेट। तो ये ट्रेड डाउन होने का ये रीजन है आपका। तो ये बेसिकली आपको 3 रीजन जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट क्या है कि मतलब मान लीजिए कि कहीं पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है
उनके इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट वो लगा हुआ है वो कहीं और शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझना है आपको। तो तो एक चीज जो है आपका ये हो गया। तो वो जो हमने ये देखा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो हमारा एक्स माइनस एम बस 5 से 10% है, जर्मनी का बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जो है इस वजह से जो है उनका एग्रीगेट डिमांड जो है ये वीक डिमांड जो है ये हो गया है, ये वही वीक डिमांड है। वो एडी वाला फॉर्मूला तो हर जगह एक ही रहेगा। ठीक है, अब इन सारी बातों को ये ग्लोबल सिनेरियो जितना भी बता दिया, तो इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज ये कहना चाह रहा है कि जो आगे की सिनेरियो बन रही है ना वो ये कह रहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है अपने घर पे ही रखना है, अपने होम पे ही रखना है, अपने ही कंट्री में रखना है ना। तो एक लाइन जो है वहां पे ये चीज लिखी हुई है। अब जो है तो यहाँ पे एक वर्ड पूरा लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक ग्रोथ ऐसे कुछ लिखा हुआ था, लेवलर्स विल बी रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सटर्नल वन। ठीक है, तो वही हिंदी में मैंने बोला, वही इंग्लिश में बोला। तो अब ये सारा जो है सिनेरियो है। ठीक है, अब इसके आगे आप दूसरा ये देखोगे कि ये बहुत आया था, तो ये हम लोगों ने लिख लिया थोड़ा सा कि एक सिटी इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स दिया हुआ है, उसमें ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ये लिख लिया है कि वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो सपोज ये समझ जाओ कि ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उन्होंने यूएस का एक्सपेक्टेशन किया कि 1.5 होगा ग्रोथ रेट, है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूएस का कितना हुआ है 2.8। तो ये क्या हो गया कि यूएस ने जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज दे दिया हमें, है ना। जो हमने इवेल्युएशन किया था उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज दे दिया। तो ये जो भी प्लस में है सरप्राइज वो अच्छा है। ठीक है, तो 1.5 एक्सपेक्ट किया था 2.8 हो गया। ऐसी ईयू का ज्यादा किया था लेकिन निगेटिव में आया है, मतलब लेस देन 1 हमारा आया है। तो ये सिटी इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स बेसिकली यही है। अब इसमें आप एक चीज ये देखो कि एशिया में जो हमारे दो बड़े बड़े जायंट्स हैं, है ना, चाइना और जापान। तो अब जापान को तो मतलब इंडिया ने वो कर लिया है, एक आध दो दिन पहले न्यूज में देखा होगा। बट रियल चीज हमें क्या देखना है कि पर कैपिटा जीडीपी कितनी है। तो पर कैपिटा जीडीपी में जापान और इंडिया में बहुत फर्क है। ये 2000 समथिंग है, वो 33,000 है जापान का। खैर है, वो अलग चीज है। अब इसमें आप ये देखो कि चाइना और जापान में दोनों में जो है ये स्लो डाउन आया है ग्रोथ में। वो किसकी वजह से आया है? पहला, चाइना में एक तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। वो किस लिए अफेक्टेड हुए हैं कि एक रियल एस्टेट बबल बन गया था, घोस्ट टाउन बहुत ज्यादा बन गए थे, सप्लाई बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, उसके हिसाब से डिमांड नहीं क्रिएट हुआ, है ना। तो एक तो रियल एस्टेट वाला, और दूसरा प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट जो है वहां का डाउन हुआ है ना। तो वो ओवरऑल उनकी इनकम डाउन हुई है, उसके वजह से ये सारा चीज कम होते गया है। तो वो बहरहाल एक अलग डिस्कशन है, तो इतना आप समझ जाइए। ठीक है, अब जापान में क्या हुआ है? जापान में हुआ है बेसिकली ये इकोनॉमिक सर्वे में बस लिख दिया है कि डोमेस्टिक सप्लाई चेन डिसरप्शन है। ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कि वहां पे क्यों हुआ। तो वहां पे डोमेस्टिक सप्लाई डिसरप्शन किस लिए आया है कि वहां के पॉलिसी चेंज में, पॉलिसी चेंज क्या था बेसिकली कि वहां पे ओवर टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि पहले 14 आवर्स तक आप जो ट्रक ड्राइवर हैं काम कर रहे थे, तो वो लोग ओवर टाइम 2-3 घंटा बढ़ा के 17 घंटे 16 घंटे भी कर ले रहे थे। तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ओवर टाइम जो है 1 आवर ही कर पाओगे या ऐसे ही कर पाओगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ
आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया, चीजें टाइम पे नहीं डिलीवर हुई, है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया है, इसकी वजह से जापान में जो है डोमेस्टिक सप्लाई डिसरप्शंस हो गया। और एक ये जो है कई बार जो है ये वर्ड आ रहा है वहां पे, तो ये मैंने लिख लिया था वहां पे, पीएमआई, है ना? बेसिकली परचेज मैनेजर इंडेक्स। तो बाकी जैसे हम जो इंडेक्स देखते हैं तो वो हमारा डिमांड साइड होता है, ये हमारा परचेज मैनेजर इंडेक्स क्या है, ये सप्लाई साइड है ना? तो अब इसमें उसमें से मैंने की पॉइंट निकाल लिया था कि बेसिकली किस वजह से जो है कौन-कौन सी चीजें कंसीडर की जाती है ये निकालने के लिए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये आजकल इंडिकेटर्स हो गया है और इसके कई सारे ग्राफ भी दिए हुए हैं। तो कितने न्यू ऑर्डर्स हैं, सप्लायर डिलीवरी टाइम कितना है, आउटपुट कितना हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया, स्टॉक ऑफ आइटम कितने परचेज किए एज ए रॉ मटेरियल या तो ये इनके कुछ-कुछ जो है इनको इंडेक्सेस दिए हुए हैं। अगर ये इंडेक्सेस जो हैं आपके 50 से ऊपर जा रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ये 50 से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब का जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है एक ऑप्टिमिज्म है, ठीक है? एक अच्छा मतलब सिग्नल आ रहा है कि इन फ्यूचर जो है और ये ग्रो करने वाला है ना? तो ये पैरामीटर्स देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? अब अ, लेकिन एक चीज़ इसका ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है कि पीएमआई जो है इनफॉर्मल सेक्टर को जो है नहीं कवर करता, है ना? ये चीज़ें तो वहीं से मिलेंगी जो फॉर्मल में है। तो हम इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग क्या हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा इसमें क्या है, एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 50 प्लस आ रहा है ना? इंडिया में। बट अ, जो हमारा ग्लोबल सर्विसेज सेक्टर पीएमआई है, वो एक्सपेंड कर रहा है, वो 50 से ऊपर है, लेकिन इंडिया का जो है हमारा वो 50 से बिलो है। तो ये चीज़ आप लोग को जो है ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब ये देख लो ग्राफ में ये जो है अ, ये एडवांस इकोनॉमीज़ में दिया है और फिर जो है ये हमारा जो है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में दिया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला देखो, ये इंडिया का जो येलो वाला है कितना ऊपर है ना? तो ये लगभग 55 के आसपास है, उससे ऊपर है, ठीक है? और बाकी सब भी जो है यहाँ 50 के आसपास है, लेकिन हमारा बहुत साउंड है, ठीक है? तो ये हो गया। तो एक थोड़ा-सा पीएमआई का वो डिमेरिट्स क्या हो गया कि हमारा 70 टू 80% जो है हमारा इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर है, तो वो ये कितना जो है सही ट्रू वैल्यू दे रहा है, वो पता नहीं, है ना? तो लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा ही अच्छा लिखा है, ये उसकी डिमेरिट्स नहीं लिखी है, ये तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे वाली ही लैंग्वेज अ, लिखनी है, ठीक है? तो तो अब इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग इतना ग्रो कर रहा है ग्लोबली, तो अब इसमें कई सारी बातें चल रही हैं, जो देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह में कि नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब या चाइना प्लस बनने वाला है इंडिया, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग देखोगे। अब ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वाला जो हमारा इंडेक्स है, ये आप देखोगे ईयू में बहुत कम है, लगभग 45 के करीब है ना? तो वो ग्राफ देखोगे सारा, तो वो समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ हमारा यहाँ पे ये है कि अब ये हेडिंग पढ़ो क्या कह रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर ईज्ड बट रिस्क स्टिल परसिस्ट, है ना? तो ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है हमारा वो कम हो गया है ना? फिर भी रिस्क है, तो वो क्यों है?
किस लिए है और क्यों नहीं जो है रेट कम किया जा रहा है, पॉलिसी रेट। अब शायद कम हो गया है, लेकिन जब ये इकोनॉमिक सर्वे आया था तब नहीं कम किया था। तो वो रीज़न बताऊँगा क्यों नहीं किया था। तो जो यूएस है उन्होंने हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी अपना रखा है ना? कि अभी जो है वो लोग अपना फेड रेट को कट नहीं कर रहे हैं। 4.25 ही जो है अभी। अभी कट किया होगा तो वो एक बार अपडेट कर लेना लोग, ठीक है? एक हॉकिश मॉडल होता है, एक डोइश मॉडल होता है। डोइश मॉडल में जो है हम मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी होता है, डोइश वाला, और हॉकिश वाला जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, कि जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को टेम कर रहे हैं, है ना? और तो ये चीज़ है। अब इसमें अब इसमें एक चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ को देखना पड़ता है, कि ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन को टेम करते-करते जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के इंटरनल सिचुएशंस पे जो है डिपेंड करती हैं। और दूसरा सप्लाई चेन एडाप्टेशंस, तो रिडक्शन इन फ्यूल प्राइस एंड गुड्स इन्फ्लेशन। ये क्या होता है कि ये अ, बहुत सारे जो है स्पाइरल इफेक्ट लाते हैं। तो अब ये मेन क्वेश्चन को जो है मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट में कर दिया है। ये अब यहाँ से तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अ, इन्फ्लेशन का इतना फ़ियर क्यों है? जब ईज़ डाउन हो गया है तो, है ना? तो पहला तो ये है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस बढ़ गया किसी गुड्स का, तो वेज बार्गेनिंग फिर बढ़ जाएगी। जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, वो कहेंगे कि प्राइस तो इतना बढ़ गया है, लेकिन हमारी वेज भी बढ़े। तो ऐसे-ऐसे वो साइकिल चलता रहता है, वो इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है ना? तो इन्फ्लेशन ऑफ सीपीआई हैज़ टू बी टेम्ड एंड नॉट जस्ट फोर ईयर्स। तो इनपुट कॉस्ट इनका जो है कोर सेक्टर का राइज़ हो जाता है, ठीक है? तो ये समझना है। अब एक चीज़ इसमें और ये देखोगे ना कि इतना इन्फ्लेशन से डर क्यों रहे हैं लोग? तो बात ये है कि ये वेज प्राइस स्पाइरल बहुत हो जाएगा, तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और कोई भी आरबीआई या कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो एक लैग्ड पीरियड होता है कि वो जो है 6-7 महीने लग जाएँगे उसका असर दिखाने में, है ना? तो वो 6-7 महीने तुमने कोई डिसीजन ले लिया, वो एकदम से इंक्रीज़ हो गया, फिर तुम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो उसमें 6-7 महीने लग जाएँगे। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा ये फ़ियर जो है इन्फ्लेशन का जो है बना रहता है। तो वही इसमें लिखा है, सो नेशन रिमेन एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल डीलिंग विद इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ पैराडॉक्स, ठीक है? और टाइम लैग की तो बात मैंने करी ही थी। अब इसमें ये जो ब्लू वाला है ये देखो आप लोग। ब्लू वाला क्या है कि सर्विस इन्फ्लेशन इज स्टिल stubborn due to higher nominal wage growth post pandemic as per वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF। अब हमारा क्या हुआ था कि कोविड के जस्ट बाद सर्विसेज सेक्टर में ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसको ग्रेट रेजिग्नेशन भी मतलब कई जगह टर्म यूज़ किया गया। तो अब उसके वजह से क्या हुआ कि सर्विसेज सेक्टर में जो है एम्प्लॉयी की कमी आ गई, है ना? इंडिया में मत देखो, ग्लोबली देखो तब समझ में आएगा। हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉयी की कमी नहीं है, लेकिन बाकी एडवांस इकोनॉमीज़ में, यूरो इकोनॉमीज़ में तो लिमिटेड पर्सन है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया कि सर्विसेज सेक्टर की एम्प्लॉयी की कमी आ गई, जिसके वजह से जो है हायर नॉमिनल वेज ग्रोथ, सर्विस इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे रहा। अब इसमें जो है सॉरी, अब इसमें ये देखो ग्राफ कि जो है
इन्फ्लेशन इन एडवांस इकोनॉमीज, ये सारा जो है ईज डाउन हो गया है यहाँ पे, है ना? ये सारा ईज डाउन हो गया। मार्केट इकोनॉमीज ये देखो, फिर इंडिया का 6 से नीचे है ना? ये सारा ईज डाउन हो गया। तो ये जो है बेसिकली इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? अब चाइना का जबकि देखो, चाइना में ये आ रहा है कि वहां पे क्या हो गया है, डिफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो डिफ्लेशंस की वजह से जो है उनका, जो मैं बात कर रहा था वहां पे कि उनका जो इनकम है, वो इनकम में जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो तो ग्रेट रेजिग्नेशन से वो देख लिया हमने शॉर्टेज, फिर ये इन्फ्लेशन में जो है हमने ये देख लिया। इसके बाद और भी ग्राफ है उसमें आपके, गुड प्राइस स्टिल अंडर प्रेशर ड्यू टू, हाँ, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है, ये एक बेसिकली जो तुम्हारा क्या है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है बेसिकली तुम्हारा फ्राइट चार्जेस बढ़ गए, या अनसर्टेनिटीज है, या कन्फ्लिक्ट है रेड सी या स्विस कनाल या पनामा कनाल में, तो उसके वजह से जो है एक ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जिससे जो है ग्लोबल रिस्क और ग्लोबल इन्फ्लेशन को शो करता है, ठीक है? तो एक बार ये बस वैसे ही देख लेना तुम लोग कि इसमें क्या-क्या रहता है। तो अब ये कह रहा है कि क्या अब जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अब ईजिंग करने का टाइम आ गया है क्या, कि हम पॉलिसी रेट जो हमारा रेपो रेट है ना? उसको और कट कर दें, है ना? कि हम लोग डोइस मॉडल अपना लें। तो डो तो अब इसमें इसमें बेसिकली एक डिलेमा है। एक ये है कि इन्फ्लेशन डाउन हो गया है, तो क्या हम हार्ड लैंडिंग करें या सॉफ्ट लैंडिंग करें, ठीक है? तो सारे कंट्री जो है अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखेगी, उसके हिसाब से ये डिसीजन लेगी। तो कोई हार्ड लैंडिंग कर सकता है, कोई सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है ना? तो अब इसमें, अब ये एक चीज ये देख लो तुम लोग, मान लो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। ये है मान लो, है ना? और ये तुम्हारा यहाँ पे इन्फ्लेशन है, और यहाँ पे तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट है। अब मान लो यहाँ पे है हम, ठीक है, 10% यहाँ पे इन्फ्लेशन है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे मान लो एकदम से हम 5 पे रिड्यूस कर दिए, है ना? तो ये क्या हो गया, हार्ड लैंडिंग हो गया, जैसे यूएस ने किया, एकदम से टाइटनिंग कर दिया पहले। और एक होता है कि सॉफ्ट लैंडिंग, कि स्लो स्लो इंजेक्शन दे रहे हैं, धीरे 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 हम लोग इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं, है ना? तो हार्ड लैंडिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारा सपोर्टेड डाटा है, ये कहते हैं कि एकदम से इन्फ्लेशन कम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जीडीपी की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, आपके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे, है ना? उस कंट्री की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड करता है। अब इसमें मान लो कि अ, किसी कंट्री ने एकदम से रिड्यूस कर दिया अपना पॉलिसी रेट, है ना? इंटरेस्ट रेट, तो एक इकोनॉमिक में टर्म होता है कि इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन हो जाती है ना? कि मान लो कि वहां पे उसको ज्यादा रिटर्न मिलने लगा, तो फिर क्या होगा कि एकदम से कैपिटल जो है यहाँ से यूएस में आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे थोड़ा बहुत आप लोग ये देखोगे कि कई सारे कोऑर्डिनेशंस जो है थोड़े बहुत बीच में हुए हैं, जैसे G7 वाला है, सेंट्रल बैंक वाला है। तो इसमें कई सारे कंट्री ने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन किया है कि अ, किसी भी कंट्री को जो है करंट और कैपिटल अकाउंट में जो है दूसरे कंट्री के डिसीजन से जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, है ना? तो
तो ये क्या होता है, बेसिकली वोलेटिलिटी फ्लो होता है ना? अब इसमें 2 थ्योरी हैं, जैसे एक ये होता है कि डॉलर मिल्क शेक थ्योरी, ये दिया नहीं हुआ है, ये मैंने ऐड कर दिया, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया है। डॉलर मिल्क शेक थ्योरी बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री का अपना जो है टर्मोइल आता है या कुछ आता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब लोग डॉलर में लगते हैं होल्ड करने, है ना? तो एक चीज़ ये है। फिर दूसरा ये है कि इंटरेस्ट डिफरेंशियल में जो है, हमेशा जो है डॉलर एप्रिशिएट करता है। क्यों? आप ये मान लो कि 4% रिटर्न जो है मान लो कि यूएस में है और इंडिया में 6.50 रिटर्न है। फिर भी लोग यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ तुम्हारा वो भी तो एडजस्टेड है, करेंसी डेप्रिसिएशन भी तो एडजस्टेड है। तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है इसमें वर्क करती हैं, ठीक है? तो ये पॉलिसी रेट देख लेना एक बार क्या-क्या रहा है। पॉलिसी रेट तो बेसिकली इंडिया में वही रेपो रेट हुआ। तो यहाँ पे इंडिया देखो कि इंडिया जो है ऐसे पूरा फिक्स रखा है इस टाइम पे, सॉरी, हाँ, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये इंडिया की है, ये देखो फिक्स रखा है। अब कहीं कम किया होगा तो किया होगा, ठीक है? अब उसके बाद जो है यील्ड है। तो यील्ड कर्व पे कई सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी, प्रीलिम्स में भी, कि यील्ड कर्व और सोवरियन बॉन्ड्स। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है इकोनॉमी की हेल्थ बताने में। ये बेसिकली बताता है कि अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अगर मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो यील्ड भी इंक्रीज होगा। जैसे आप एग्रीकल्चर में उगाते हो ना तो इतना यील्ड हो गया, इतना हो गया, तो एक तरह से आप वही समझ जाओ। अगर मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो यील्ड भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है उसका, सोवरेन बॉन्ड यील्ड का। तो ये इसमें आप डाटा देख सकते हो कि थोड़ा बहुत यील्ड जो है इंडिया का यहाँ पे जो है रिड्यूस हुआ है और चाइना का देखो एकदम डाउन चला गया, ठीक है? और एडवांस इकोनॉमीज का जो है थोड़ा इंक्रीज में। एक यहाँ पे चीज ऊपर छूट गई थी, टर्मिनल पॉलिसी रेट। टर्मिनल पॉलिसी रेट मतलब ये है कि अभी हमें कितना रेट रखना है ना? तो वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकता है, किसी का 3% हो मान लो तो किसी का 4% हो सकता है। तो ये बेसिकली लॉन्ग रन को सोच के जो है ये हम लोग करते हैं। तो बेसिकली जो यील्ड कर्व है ये डिक्रीज होने का 2 रीज़न जो है इसमें दिया हुआ है। पहला रीज़न ये है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन यूएस। तो इंडिया का हम लोग देखे हैं ना थोड़ा-सा रिड्यूस हो रहा था। तो यूएस में अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ का मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। और दूसरा रीज़न क्या दिया है, फॉलिंग मनी डिमांड ड्यू टू फॉलिंग इनकम इन चाइना। तो अगर वहाँ के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, तो आगे का इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा-सा वहाँ पे कम हो गया इंडिया में। तो ये दोनों रीज़न जो है आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसके बाद है तुम्हारा अ, तनवीर सर अब इतना रहने दें, क्योंकि फिर ये टॉपिक आगे वाला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आगे जो है ना जियोपॉलिटिकल अब कुछ-कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कल देख लेंगे कैसे करना है। अब अब तक अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है?
तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और फिर कोशिश हम लोग ये करेंगे, हाँ, फिर कोशिश हम लोग ये करेंगे। तनवीर सर, अब हाँ मतलब लगभग आधा तक हो गया है। ठीक है ठीक है। कोई सवाल और है मैं तो आप लोग का सर का जो टेलीग्राम है वो मैं अभी आप लोग को शेयर करूंगा। प्लस अगर कुछ बात करनी है तो सर आपसे अजहर सर बच्चे बात करना शाम में किसी टाइम कोई टाइम। सर हाँ पूछिए। नमस्ते हाँ सर। नमस्ते। सर इकोनॉमिक्स की सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कुछ, ताकि हम लोग सर आपके लेक्चर के साथ साथ ठीक है मतलब बाद में भी पढ़ पहला सकें। पहला लेक्चर सर का है उसमें डिटेल्ड में है, मैं आपको कल भेज दूंगा निकाल के, डोंट वरी। हाँ, ये तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही जी कहा सर। था कि अभी जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इससे तो आना ही है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्या टॉपिक आ जाए क्या ना आए। फिर भी हम्म। हम कुछ जो है एक्सपेक्टेड लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट करेक्ट। शेयर करेंगे, वो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको। हम्म। बहुत बाकी सारे ये बहुत जो सारे नए बच्चे जुड़े हैं ना सर इसलिए। क्वेश्चन हो तो वो पूछो, हम्म। ठीक है। कुछ करंट से भी आएगा अजहर सर, एक्सपेक्टेड है इकोनॉमिक्स में। हाँ, करंट से तो हेलो, बिल्कुल अस्सलाम आएगा। वालेकुम सर। हम्म। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल था सर कि सर जैसे हम लोग नए हैं सर इकोनॉमिक्स में, तो कुछ टर्म जो बेसिक हो उसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा सर, क्योंकि समझने में काफ़ी दिक्कत आती है सर। और हम लोग स्पेशली हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश टर्म को पकड़ने में दिक्कत आती है सर, तो जो वो नया वर्ड हो उसको थोड़ा डिफाइन कर इसीलिए मैं दीजिएगा सर। बोल रहा हूँ, इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो सारा इंग्लिश में ही करता हूँ। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या जो भी टर्म इकोनॉमिक्स में समझ नहीं आ रहा है, वो टर्म लिख लो क्लास में, है ना। और दोबारा मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो कि सर ये टर्म आपने यूज किया था, इस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, मेरा मकसद यही है कि जो भी टॉपिक पढ़ो वो सही से पढ़ो। यूपीएससी की अगर देखो प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही। जो भी पढ़ना है वो डिटेल में पढ़ना है कि वो दोबारा टॉपिक आगे फ्यूचर में ना पढ़ना पड़े, बस रिवाइज करना पड़े। रिवाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, थैंक यू। आपने जो पीपीटी बन दिखाया था और पढ़ाया था ओरिएंटेशन क्लास में, प्लीज वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, वो तनवीर सर के पास है, वो भेज देंगे आपको। भेज देंगे, आपको कल भेज दूंगा। सर की जो लेक्चर वीडियो है साथ में वो भी चली जाएगी आपके पास। ठीक है, तो वो देख लेंगे। और बाकी जो अभी मैं हैंड रिटन नोट्स अपना यूज कर रहा था, हम्म। कल ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी शेयर कर दूंगा आपसे। तो आप समझ सकते हो उसमें कितनी मेहनत लगी है इतने बड़े इकोनॉमिक सर्वे को उसमें कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो फिर आज के लिए रहने देते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी क्वेश्चन, हो सकता है कि नहीं आ रहा हो। एक बार नोट शेयर करूंगा, वो पढ़ोगे तो हो सकता है उस टाइम पे भी नहीं समझ में आए कि ये टर्म क्या है, तो उस बाद में भी पूछ सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो लगभग इसमें थोड़ा सा रह गया है, कल देख लेंगे, है ना। हम्म। और थैंक यू एग्रीकल्चर सर। बैंकिंग वाला जो है वो शेयर कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद बजट देखेंगे, है ना। बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि क्वेश्चन ज्यादा को कम कर सकता है, लेकिन पूरा पूरा उसको इग्नोर नहीं कर सकता, बजट को या उसको। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग की ये क्लासेस ही की है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ मैसेज पढ़ रहा था, तो यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे एकदम लास्ट में, ठीक है। और जो नोट्स है मेरा वो इंग्लिश में है, तो वो आप लोग पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो सर, सेक्शन को एंड करते इतना, हैं आप। ठीक है, इतना के लिए। और फिर ठीक है सर। देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।